माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था बेटा, पढ़ के आए हो। बताओ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन क्या है? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का होता है ना बेटा। इसको सिम्बायंट ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? बोलो। सिम्बायंट कहते हैं ना इसको, सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बिल्कुल प्लास्टिड। देखो जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिया गया है एनसीईआरटी में वो क्लोरोप्लास्ट का दिया गया है ना। लेकिन हम लोग प्लास्टिड पढ़ेंगे, प्लास्टिड के ही अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड बेटा लार्ज ऑर्गेनेल होते हैं विच कैन बी easily seen under microscope। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही छोटे ऑर्गेनेल होते हैं जिनको आप बिना स्टेन किए माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो इसको हमने कहा था स्टेन करना पड़ता है। हमने क्वेश्चन पूछा था उसको किस स्टेन से स्टेन करते हैं, बताओ कोई? जेनस ग्रीन ब्लू, सॉरी जेनस ग्रीन बी किससे करते हैं? जेनस ग्रीन बी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको आप इजीली देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा बड़े ऑर्गेनेल होते हैं ये। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड्स बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेटा ये कलरलेस होते हैं। इनमें जो मेम्ब्रेनल पार्ट होता है बेटा, मेम्ब्रेनल पार्ट मतलब अंदर, बाहर तो डबल मेम्ब्रेन होगी ही, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। बाहर तो मेम्ब्रेन होगी लेकिन अंदर जो मेम्ब्रेनल पार्ट्स हो जैसे कि थैलाकॉइड्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, वे इसमें एब्सेंट होते हैं। कोई भी पिगमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं होता, यानी पिगमेंट भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इनका जो फंक्शन होगा बेटा, इनका फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड। वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और इस वजह से ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा होता है एलायोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है बेटा ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको? ये दिखाई पड़ रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, और एलायोप्लास्ट फैट या लिपिड को स्टोर करता है। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट उनको स्टोर करते हैं। फूड प्रोडक्ट बनते हैं तो अलग अलग फार्म में होते हैं, जिनको अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। इस वजह से इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एमाइलोप्लास्ट वे जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट वो जो प्रोटीन स्टोर करते हैं, और एलियोप्लास्ट वो जो फैट या लिपिड को स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि आपने आलू देखा है, पोटैटो, तो पोटैटो किसको स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को ना बेटा। तो ये इसका एग्जांपल है, पोटैटो आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन जो दालें होती हैं, पल्स होती हैं, सेरल्स होती हैं, वो किसको स्टोर करेंगे बेटा? प्रोटीन को, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएंगी। कुछ ऑयली जैसे कि
कोकोनट है, मूंगफली है, सरसों है ना, ये सब फैट स्टोर करते हैं। तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे एलियोप्लास्ट का। क्लियर है? अब क्लोरोप्लास्ट बेटा ये कलरफुल होते हैं। ये कैसे होंगे बेटा? कलरफुल होंगे। इनमें बेटा पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। किसमें? क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही। तो इनमें पिगमेंट बेटा कौन कौन से होते हैं? मेनली इसमें होते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स में बेटा दो चीज़ आती हैं, एक होता है कैरोटीन्स और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। तो जो बेटा कैरोटीन्स होते हैं इसमें आपको पढ़ना है कैरोटीन के एग्जाम्पल में अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन एक्सेट्रा। ठीक है। ज़ैंथोफिल भी कैरोटिनॉइड्स का ही पार्ट है, ये कैरोटीन भी कैरोटिनॉइड्स का ही पार्ट है। ये अगर ऐसे देखें तो ये तो बेटा जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये ऑरेंज, येलो, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो बेटा ये जो अल्फ़ा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, ये ऑरेंज येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। लाइकोपिन रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये जो बेटा टोमेटो होता है, टोमेटो उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। टोमेटो को कहते भी हैं लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम। जो बीटा कैरोटीन है ये आपको मिलेगा गाजर में। बीटा कैरोटीन कहाँ मिलेगा बेटा? गाजर। कैरोटीन की वजह से गाजर को क्या बोलते हैं? कैरेट, क्योंकि कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और बेटा जो बीटा कैरोटीन है वो प्रिकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए जो होता है वो बीटा कैरोटीन से बनता है। तो जब गाजर आप खाते तो आपको मिलती है बीटा कैरोटीन, और वो बीटा कैरोटीन यूज होती है विटामिन ए बनाने में। असल में गाजर से हमें विटामिन ए नहीं मिलती है, गाजर से मिलता है बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए बनाने में काम आती है। ठीक है। सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ था कैरोटीन में, बीटा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल बेटा कलर देता है येलो। कैसा कलर देता है बेटा? येलो कलर देता है ज़ैंथोफिल। और हमेशा ज़ैंथोफिल येलो कलर ही नहीं, कभी कभी ये कलर देता है ब्राउन भी, जैसा फ्यूकोजैंथीन होता है। ब्राउन एल्गी में आपको मिलेगा फ्यूकोजैंथीन। ब्राउन एल्गी का कलर आपने पढ़ा है कि जो ब्राउन कलर के दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई पड़ते हैं? फ्यूकोजैंथीन की वजह से। वो भी एक टाइप का कैरोटिनॉइड है। अब बेटा इनका काम होता है अट्रैक्शन। जो क्रोमोप्लास्ट है इनका काम क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। ये आपको मिलेंगे फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, है ना? ठीक। अब ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के। अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें पिगमेंट कौन सा होता है बेटा? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। ठीक है। याद रखो जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ कैरोटिनॉइड्स भी होगा साथ में। यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। अब देखो बेटा जिसमें अब लीव्स हैं, ये हमें किस कलर में दिखाई पड़ती हैं? ग्रीन कलर में। तो इसमें क्लोरोफिल की वजह से, हालांकि इसमें कैरोटिनॉइड्स भी होता है लेकिन कैरोटिनॉइड्स कम होता है क्वांटिटी में और क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। इस वजह से लीव्स ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं, लेकिन कैरोटिनॉइड्स भी उसमें होते हैं। अब जो कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों होते हैं। ठीक है।
जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि थैलाकोइड्स के मेम्ब्रेन पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल ये पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है, और जो क्लोरोफिल बी और ये ज़ैंथोफिल, कैरोटीन ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वर्क करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब लाइट को ट्रैप करना, ठीक है, और फिर एब्जॉर्ब करके अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है और एटीपी बनते हैं, एनएडीपी बनते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ें, इसको बेटा नोट कर लो फिर हम आगे बनाएं। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, उसके बाद के ओरिजिन और फंक्शन की बात करेंगे। बेटा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वैसे ही ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन वो भी स्मूथ होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसी फोल्डिंग्स नहीं होंगी, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा। जो इसमें काम होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जब होगी तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको थैलाकोइड्स बोलते हैं, उनमें होती है। और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है ग्रेनम, तो उसमें डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन अलग अलग जगह पर परफॉर्म होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर बेटा भरा हुआ है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। पहले मेम्ब्रेन बना देते हैं दूसरी, ये डबल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद अब इसमें जो अंदर बेटा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे बेटा? ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अब बेटा जरा देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा? इनर मेम्ब्रेन। अब बेटा बताओ इसमें कौन सी ज़्यादा परमेबल होगी? आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होगी कि इनर मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया को याद करो, हमने कहा था आउटर मेम्ब्रेन होगी वो मोर परमेबल होगी, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होगी, इसकी परमेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पोरिन्स। और पोरिन्स क्या है? पोरिन्स क्या है बेटा? पोरिन चैनल होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जब ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ जो प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, वो कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स जो अंदर हैं इंटीग्रल, ये चैनल्स बनाते हैं। तो कभी कभी कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको प्रोकैरियोटिक्स में मिलते हैं, आपको ये मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये बड़े चैनल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। इस वजह से इसमें बेटा परमेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल है और इनर मेम्ब्रेन इसके अकॉर्डिंग ये लेस परमेबल है। कैसी है बेटा? लेस परमेबल है। और अच्छा कहें तो ये सिलेक्टिव परमेबल है। जैसे हम लोगों की मेम्ब्रेन, अदर मेम्ब्रेन वैसे होती है, जो एक टिपिकल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ये मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन
लेस परमेबल है, सेलेक्टिव परमेबल है। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा प्रोकैरियोट से मिलता हुआ दिखेगा। तो इसकी ओरिजिन भी प्रोकैरियोटिक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने कहा था वो ओरिजिन कैसी उसकी प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होती है, वैसे इसकी ओरिजिन भी प्रोकैरियोटिक है। हम जब आप पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा आप देखेंगे, तब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे जो ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो स्पेस है बेटा ये वाला, ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस को बोलते हैं, इसको थोड़ा सा, ये जो बीच में स्पेस देख रहे हैं ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। जैसे बेटा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वैसे ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मिलेंगे कुछ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड का मतलब है चिपके हुए, फ्लैटेंड का क्या मतलब है, चिपके हुए, कॉइन लग, सिक्के के जैसे, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सिक्के लगे हुए, जैसे कोई सिक्का है तो एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक तह बनती चली जाए और एक ढेर बन जाए, तो ये एक स्टॉक्स बन जाता है। ऐसे बहुत से स्टॉक बन जाते हैं बेटा, इसके अंदर सिक्कों का पूरा ढेर होता है, सिक्कों का नहीं, सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर्स का ये लगातार बनते जाते हैं बहुत से। ये तो ये जो बेटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर्स एक जो स्ट्रक्चर है इसको थाइलाकॉइड बोलेंगे। एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कॉइन लग स्ट्रक्चर है, सिंगल कॉइन लग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। और ये जो पूरा बेटा स्टॉक है, ये जो पूरा स्टॉक है इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम। पूरा को जितने भी ये पूरा ग्रुप है इन सबको ग्रेना बोलेंगे, ग्रेना इज प्लूरल एंड ग्रेनम इज सिंगुलर। एक स्टॉक की बात करेंगे, एक ढेर की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। हाँ, एक ढेर की बात करेंगे तो ग्रेनम बोलेंगे, एक पूरे ढेर की बात करें तो क्या बोलेंगे, ग्रेनम। एक सिंगल कॉइन लैग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड। ये एक थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड का पूरा एक ग्रुप ग्रेनम है और ग्रेनम का पूरा ग्रुप ग्रेना। क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर हमें कुछ और थाइलाकॉइड्स दिखाई पड़ते हैं जो साइटोप्लाज्म में हमें, साइटोप्लाज्म नहीं, स्ट्रोमा में अकेले मिलते हैं। एक ये इस ग्रुप में है तो ये ऐसे मिल गया एक सिंगल, ये एक सिंगल, इस तरह से, इस तरह से देख रहे हो बेटा। तो ये जो सिंगल थैलाकॉइड जैसा स्ट्रक्चर है ये कॉइन लाइक नहीं है, फ्लैटेंड है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकॉइड। ये स्ट्रोमल लैमेला, एक की बात करेंगे तो स्ट्रोमल लैमेला बोलेंगे, सबकी बात करेंगे ये सब तो स्ट्रोमल लैमिली बोलेंगे। सबको मिला के क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमिली। एक की बात करेंगे तो स्ट्रोमल लैमेला, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमल थैलाकॉइड। ये बेटा कुछ और नहीं है, थैलाकॉइड ही है, लेकिन ये चूँकि स्ट्रोमा में है, अकेला है, डूबा हुआ स्ट्रोमा में, तो इसको बोलेंगे स्ट्रोमल थैलाकॉइड। ये ग्रेनम में है तो इसको बोलेंगे ग्रेनल थैलाकॉइड्स। इसको अभी हमने क्या लिखा था, थैलाकॉइड लिखा है केवल। अब हमने दोनों बना लिया है, दोनों देखो। अब जो स्ट्रोमा में है, अकेला है, उसको हमने क्या कहा है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड। जो ग्रेनम में है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनल थैलाकॉइड। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में इनको एक्स्ट्रा ग्रेनल भी लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इंटरग्रेनल वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंटरग्रेनल। इंटर का मतलब है दो ग्रेना के बीच में लगा हुआ है ना बेटा, और इस वाले को जो जिसको हम ग्रेनल कह रहे हैं इसको इंट्राग्रेनल भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रा। ये सब टर्म्स हैं। मान लो अगर पूछ लिया जाए इंट्राग्रेनल
तो घबरा मत जाना सुन के, वो इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। इंट्राग्रेनल थैलाकॉइड्स, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। ठीक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस अलग अलग स्पेस में परफॉर्म होते हैं। तो ये जो बेटा बात हो रही है ग्रेनम की या ग्रेनल थैलाकॉइड्स की, इसमें होती है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन। लाइट किसमें बेटा, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन। अब ग्रेनम में कहाँ, थैलाकॉइड्स में होती है। याद रखना बेटा, जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स हैं यहाँ भी लाइट रिएक्शन होगी, जो ग्रेनल थैलाकॉइड्स हैं यहाँ भी लाइट रिएक्शन होगी। तो लाइट रिएक्शन हम ये कह सकते हैं कि कहाँ होती है, थैलाकॉइड्स में होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। अब ये जो बेटा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगी, ये जो पूरा स्ट्रोमा है स्ट्रोमा में होगी। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थैलाकॉइड्स, जो थैलाकॉइड्स हैं ये वाले, ये सब इन थैलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, पहले लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन के बाद एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बनता है। पहले ग्लूकोज बनेगा फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो बेटा ये बताओ स्टार्च कहाँ बनता है, ग्रेनम में बनता है कि स्ट्रोमा में बनता है, स्टार्च कहाँ बनता है, कोई बताए? नहीं बेटा, स्टार्च स्ट्रोमा में बनेगा। अभी हमने क्या कहा, लाइट रिएक्शन होती है तो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को यूज करके फिर डार्क रिएक्शन होती है, तब जाके ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जब तक केल्विन साइकिल नहीं चलेगी तब तक ग्लूकोज कहाँ बनेगा। और केल्विन साइकिल माने डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में ही तो केल्विन साइकिल होती है। तो ये पूरा स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा में हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इसमें हमें कुछ मिलेंगे राइबोसोम, ये क्या है बेटा, राइबोसोम है। राइबोसोम कौन से हैं, 70S टाइप के हैं, ये राइबोसोम है ना बेटा। और ये राइबोसोम 70S टाइप के, ये 30S है एक सब यूनिट, और दूसरी सब यूनिट इसमें कौन सी है, 50S है, दो सब यूनिट्स हैं, है ना। और ये किससे जुड़े हुए हैं बेटा, मैग्नीशियम आयन से, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसमें जो हमने डीएनए देखा वो कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। राइबोसोम कैसे हैं, 70S। तो ये बेटा पूरा स्ट्रक्चर क्या आपको एक प्रोकैरियोटिक की तरह नहीं लगता है। प्रोकैरियोटिक में आपको क्या डीएनए मिलेगा, ये सर्कुलर, और राइबोसोम 70S। तो ये बेटा अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है, थी कभी, ठीक है। और ये भी इसकी जो ओरिजिन देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन भी होती है कैसी, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, और ये भी सिम्बायोटिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कभी थी प्रोकैरियोटिक सेल थी, और अब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिकली रह रहा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। अब लेकिन बेटा ये बताओ, यहाँ पर ये जो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्रेनम देख रहे हो, और ये स्ट्रोमल थैलाकॉइड देख रहे हो, और ये पूरा स्ट्रोमा है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन ये भी तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना बेटा। और ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं तो इतनी मेम्ब्रेन्स इसमें कहाँ से आई, क्योंकि ये बाहर वाली दो मेम्ब्रेन तो है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी थी, इसमें भी है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन्स है इसके अंदर
ये मेम्ब्रेन कैसे बन जाती है, ये मेम्ब्रेन कहाँ से आती है इसके अंदर। दूसरी बात, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल थी कभी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है, तो प्रोकैरियोटिक में तो बेटा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, उसके अंदर तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, यहाँ तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती उसके अंदर। तो ये मेम्ब्रेन्स उसमें कहाँ से आई, अगर ये अगर ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है तो बेटा ज़रा याद करो ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है बेटा, उस ब्लू ग्रीन एल्गी में बाहर तो ये सेल वॉल होगी और अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और इसने रेस्पिरेशन के लिए बेटा कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे, याद है आपको। ये तो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसमें आपको ये मिल जाएगा। ये क्या है बेटा, मीजोसोम। क्या है, मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन करना। और ये मीजोसोम बने कैसे हैं, ये जो बेटा मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो फोल्ड हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना सरफेस एरिया बढ़ा रही है ग्रो करके, और ये फोल्ड होकर के अंदर इसमें साइटोप्लाज्म में अंदर फैल जाती है, फोल्ड हो जाती है और मीजोसोम्स बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसका काम ये कर रही है मीजोसोम्स। ब्लू ग्रीन एल्गी में बेटा आपने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फैल जाते हैं, फोल्ड हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद है बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गी में आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर उसमें मिलते हैं ना। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर कुछ पिगमेंट आ जाते हैं, बहुत से पिगमेंट आ जाते हैं, और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ये क्या करने लगेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये कब है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में है। लेकिन अगर बेटा ये यहाँ से डिटैच हो जाए, देखना ध्यान से, अगर ये मेम्ब्रेन से अलग हो जाए तो बेटा ये क्या ऐसा स्ट्रक्चर, फ्री स्ट्रक्चर बन जाएगा थैलाकोइड के जैसा, और बन जाएंगे थैलाकोइड के जैसे। क्लोरोप्लास्ट जब बना होगा इससे, तब यही स्ट्रक्चर्स टूट करके इससे अलग हुए होंगे और ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसके अंदर बन गए होंगे धीरे धीरे, और ये ऐसा क्लोरोप्लास्ट कभी तैयार हुआ होगा। इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या कहते हैं, जो हमने अभी बनाया था अलग कर दिया है, वो यहाँ पे वही है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमैटोफोर्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में मेम्ब्रेन फोल्ड के कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। वही क्रोमैटोफोर्स हैं बेटा जो डेवलप होकर ये थैलाकोइड्स बनाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बेटा ये बताओ, हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिससे यूज करके ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब बताओ बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे होते हैं, थैलाकोइड, थैलाकोइड में कहाँ, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये मेम्ब्रेन, हम मेम्ब्रेन को स्पेशली नाम इसलिए ले रहे हैं अभी तक क्योंकि जो पिगमेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लौट आओ बेटा, शुरू में जो हमने ल्यूकोप्लास्ट कहा बताया था, हमने कहा था मेम्ब्रेनल पार्ट जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ये जो बेटा क्रोमोप्लास्ट है इसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये पिगमेंट है कैरोटिनॉइड्स, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन पिगमेंट तो हैं। यहाँ पर जो हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, यहाँ भी हमने कहा था क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, यहाँ भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो इन दोनों में बेटा मेम्ब्रेनल पार्ट जो होता है, मेम्ब्रेनल पार्ट यानी कि थैलाकोइड्स, ग्रेनम, ये प्रेजेंट होता है। इसमें ये हमने कहा था एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेनल पार्ट और मेम्ब्रेनल पिगमेंट एब्सेंट होता है। जब ये थैलाकोइड्स नहीं होंगे तो पिगमेंट भी नहीं होंगे, इसलिए ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। याद रखना, प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तीनों आते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट उन दो में आपको ये मेम्ब्रेनल पार्ट देखने को मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट में ये एब्सेंट होते हैं। और जब ये मेम्ब्रेनल पार्ट एब्सेंट होते हैं इसलिए इसमें कोई भी
पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी एब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस दिखाई पड़ते हैं, कलरलेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, केवल फूड स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। ठीक है। अब बेटा ये क्या है, थाइलाकॉइड है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं। ये थाइलाकॉइड है और ये बेटा थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन है। थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं इसको। ये क्या है बेटा, ये इसका ल्यूमेन है। एक हमने जिसे हमने कहा था सिक्के जैसी स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये थाइलाकॉइड। एक सिक्का उठाया हमने बाहर बनाया, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है सिक्का जैसा, और ये उसकी मेम्ब्रेन है। तो ये अंदर इसका ल्यूमेन है, ये क्या है बेटा, ल्यूमेन है, और ये क्या है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है। ये दो मेम्ब्रेन नहीं है, एक ही है, लेकिन डबल वो बाइलेयर होती है ना बेटा मेम्ब्रेन, तो ये ऐसी मेम्ब्रेन है, मोटी सी हमने बनाई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा आपको देखने को मिलेंगे कुछ पिगमेंट। क्या देखने को मिलेंगे बेटा, कुछ पिगमेंट और कुछ कैरियर प्रोटीन। हालांकि कैरियर प्रोटीन्स जो होंगी, जो कॉम्प्लेक्स होंगे, उनकी हम बात अभी भी नहीं करेंगे, उनका हम नाम भी यहाँ पे नहीं लेंगे। चीज़ें फिर यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, वो सब इन्वॉल्व होंगे फोटोसिंथेसिस में। तो हम जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हम केवल पिगमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेटा कुछ पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट होते हैं। तो वो पिगमेंट बेटा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब बेटा ये क्लोरोप्लास्ट है, बताओ इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या है, पिगमेंट है। इस पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल होगा कि कैरोटिनॉइड होगा कि ज़ैंथोफिल होगा, क्या होगा, सभी होंगे। क्लोरोफिल भी होगा और कैरोटिनॉइड्स भी होंगे। कैरोटिनॉइड्स माने कैरोटीन होंगे और ज़ैंथोफिल भी होगा, ये सब होंगे। लेकिन बेटा जब लाइट रिएक्शन होगा तो क्या ये सभी इन्वॉल्व होंगे, ये सभी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसमें जो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा वो करेगा क्लोरोफिल ए। बाकी जितने भी पिगमेंट होंगे वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। देखो बेटा ये है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए, ये इसमें अदर पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड है और ज़ैंथोफिल है। तो ये सब किसका काम करेंगे बेटा, एंटीना। और ये किसका काम करेंगे, रिएक्शन सेंटर। किसका, रिएक्शन सेंटर का। सनलाइट आएगी तो क्या केवल यहीं पर आएगी, नहीं, सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल, उन पर आती है लाइट। तो सब अपनी अपनी क्षमता के, यानी सबका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है ना बेटा जो एब्जॉर्ब करेंगे, सब अपनी अपनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके अपने से ज़्यादा वाले को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और फाइनली ये यहाँ पर 680 नैनोमीटर या 670 नैनोमीटर, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो ये जब ये उसको ट्रांसफ़र कर देंगी और ये होगा रिएक्शन सेंटर। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर जाएगा और ये कई जो हमने बताया था कुछ कैरियर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं, इनसे होकर गुजरेगा और एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। वो एटीपी जब बन जाएगी तो उस एटीपी को यूज करके हम लोग यहाँ पर केल्विन साइकिल चलाएंगे। क्या चलाएंगे बेटा, केल्विन साइकिल। और जब केल्विन साइकिल चलेगी, यही केल्विन साइकिल है डार्क रिएक्शन। जब केल्विन साइकिल चलेगी तो इसी में बनेगा ग्लूकोज। इसी में क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज, जो आगे चल के किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रोसेस है मोटी मोटी। तो ये बेटा जो इतना है जो एंटीना जिसको हमने कहा है, इसको हम एक और नाम से जानेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग, हाँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, आप इजीली देख सकते हैं पेज नंबर 211।
फोटोसिंथेसिस में, पेज नंबर 211 खोलो फोटोसिंथेसिस में, उसमें ये पिगमेंट के नाम भी लिखे हुए हैं और ये भी लिखे हुए हैं कि ये पूरा क्या है, ये रिएक्शन ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये एंटीना की तरह काम करता है, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। और ये सब मिल करके, इनको पूरे को मिल करके बोला जाता है फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो सिस्टम। देखा बेटा? लौटाओ बेटा अपनी इस चैप्टर पे लौटाओ, सेल पे। तो ये है बेटा फोटो। अब बताओ बेटा फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है? क्या होता है? एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको हम एंटीना बोलते हैं। और ये सब किससे बने होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? तो ये जो हमने दो चीज़ें देखी है, एक देखा, अब यहाँ पे ध्यान समझना, एक देखा हमने ग्रेनम और दूसरा देखा स्ट्रोमा। अब इस सबको मिला के हम बोलेंगे ग्रेना। जितना भी मेम्ब्रेनल पार्ट है बेटा सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। एक ढेर की बात करेंगे तो ग्रेनम, ग्रेनम और स्ट्रोमा। तो ग्रेना में होगा आपकी लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन। तो दो अलग अलग, तो इस तरह से हमको कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई पड़ता है, काम का बंटवारा। यानी कि लाइट रिएक्शन का कोई भी पार्ट स्ट्रोमा में आपको नहीं मिलेगा और डार्क रिएक्शन का कोई भी पार्ट ग्रेना में नहीं मिलेगा। लाइट रिएक्शन अपने ग्रेनम में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, सब अपने अपने एरिया में काम करेंगे। लाइट रिएक्शन से बनने वाली एनर्जी डार्क रिएक्शन में काम आएगी, उसी को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे। ये होती डार्क, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई भी रोल नहीं है, डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। क्योंकि ब्लैकमैन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। हिल ने देखा था लाइट रिएक्शन को, इसलिए इसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, इसमें बेटा क्या होगा? इसमें लाइट का यूज होगा, लाइट माने सनलाइट का यूज होगा, है ना। और इसमें प्लस क्लोरोफिल का यूज होगा, वो क्लोरोफिल जो अभी हमने पिगमेंट बनाया है, सभी उन सबको यूज करके बनेगा क्या? ध्यान से देखना, एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा प्लस एनएडीपी मॉलिक्यूल बनेगा, NADPH, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये बनेगा, और प्लस O2। तो बेटा O2 तो जाएगी निकल एनवायरनमेंट में फ्री हो जाएगी। वो एनवायरनमेंट जो फ्री हो जाएगी वो हम लोग सांस लेंगे, तो हम लोगों के सांस लेने में काम आती है ये O2। बाकी जो ATP और NADP बचा, ये यूज होगा किसमें बेटा? ये यूज होगा किसमें? डार्क रिएक्शन में। ये किसमें यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। अब वहीं पर CO2 भी यूज होगी। यहाँ हमने जो बात करी फोटोसिंथेसिस में, हमने यहाँ पर CO2 की बात नहीं की, वो अब यूज होगी, CO2 यूज होगी, ठीक है, और बनेगा स्टार्च। ठीक, तो ये फोटो, अब हम डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, कब देखेंगे डिटेल में? जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम केवल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर हमने देखा, ग्रेना और स्ट्रोमा, जिसमें लाइट रिएक्शन और यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है। अब ये डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल बेटा क्या बनाएगा? RNA बनाएगा कि नहीं? RNA से प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जब प्रोटीन बनाएगा तो ये एंजाइम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रोमा में, जो स्ट्रोमा की बात हमने की है, तो हमने तुमसे ये नहीं बताया कि जो स्ट्रोमा होते हैं, इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, इसमें इसके लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन के लिए एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे ना बेटा। कैसे बनते हैं? इस DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं मैक्सिमम, सभी राइबोसोम को छोड़कर। तो ये जो प्रोटीन है ये बनेगी। तो बेटा क्या ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अपने एंजाइम खुद बना लेता है? बोलो, बना लेता है ना बेटा, खुद बना लेता है। तो क्या सारे एंजाइम बना लेता है? बोलो नहीं। क्या सारे एंजाइम बना लेता है?
नहीं, कुछ एंजाइम बना लेता है, कुछ नहीं बना पाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते समय हमने यही नाम लिया था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने कुछ एंजाइम बना लेता था जो उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते थे? वो रेस्पिरेटरी एंजाइम थे, रेस्पिरेशन में काम आते थे। तो वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हमने उसको भी कहा था क्योंकि वो भी कुछ अपने एंजाइम बना लेता है। वैसे ये भी अपने कुछ एंजाइम बना लेगा और कुछ नहीं बना पाएगा। अगर सभी बना लेता तो कंप्लीटली ऑटोनोमस हो जाता, कुछ बना नहीं पाता है, इसलिए ये सेमी यानी हाफ स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। बात क्लियर है? स्ट्रक्चर देख लिया हमने, ओरिजिन देख ली। प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी से बनता है। ओरिजिन क्या है इसकी? ब्लू ग्रीन एल्गी इसकी ओरिजिन है, BGA, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि उसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी करती है ना बेटा, इसलिए। फंक्शन क्या है इसका? जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर भी है और ये इसका फंक्शन है। खाना बनता है इसमें, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका की रसोई, क्योंकि जो फूड का फॉर्मेशन कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है ना बेटा। तो ये होता है किचन ऑफ द सेल। अब बात कर लेते हैं नंबर की। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने होते हैं सेल के अंदर? हाँ, जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके नंबर वैरी करते हैं सेल टू सेल, किसी सेल में कम, किसी सेल में ज़्यादा। जैसे हम यूनिसेलुलर एल्गी की बात करेंगे तो उसके अंदर यूजुअली 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है, एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर। क्लोमैडोमोनास हमने देखा है उसके अंदर, वॉल्वॉक्स हमने देखा है उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट? एक क्लोरोप्लास्ट। कब से? स्पायरोगायरा ले लो, यूलोथ्रिक्स, जितने भी एल्गी हैं। अब यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर है, लेकिन अगर हम एक सेल की बात करें तो वहाँ पे सिंगल मिलेगा ना बेटा। जैसे कि ये इरेज करें, कुछ ये इरेज कर देना बेटा। यहाँ पर जैसे हमने ये देखा, ये स्पायरोगायरा देखा, तो स्पायरोगायरा की सेल में बेटा ये फीते के जैसा ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो बेटा। या अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करें, देखा तो होगा आपने, है ना बेटा, ये यूलोथ्रिक्स है। तो इसमें इस तरह का हार्स शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है। वॉल्वॉक्स में आपको ऐसा कप शेप्ड ऐसा मिलेगा। ये है, ये वॉल्वॉक्स, ये क्लेमाइडोमोनास भी ऐसे ही होता है, ये इस तरह से। और ये है, तो ये इसमें ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसमें पायरिनॉइड्स हैं। ऐसा मिलता कि नहीं मिलता? सिंगल है ना, हर एक सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये पायरिनॉइड्स है। चलो पायरिनॉइड्स की बात निकल आई है तो ये भी बता दें, पायरिनॉइड्स क्या होते हैं? स्टोर्ड फूड होते हैं। जो फूड बनता है तो ये फूड स्टोर किया जाता है। तो हायर प्लांट्स में तो स्टार्च के फॉर्म में होगा, यहाँ पायरिनॉइड्स के फॉर्म में होगा। ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ नहीं है, स्टोर्ड फूड ही है, इसको हम क्या बोलेंगे? पायरिनॉइड्स। तो ये हो गया नंबर की। एक एल्गी में, यूनिसेलुलर एल्गी में ये एक मिलते हैं। बाकी जो मीजोफिल सेल्स हैं हायर प्लांट्स में, जो आप देख रहे हैं हायर प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये आप ये एनसीईआरटी में देखो बेटा, पेज नंबर क्या 136 है। 136 पे देखो बेटा, तीसरी चौथी लाइन होगी, पढ़ो। ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास में कितने पर? 1 पर सेल, एक होता है प्रत्येक सेल में। आगे मेसोफिल सेल में दिया होगा, हाँ 20 to 40% इन मेसोफिल सेल्स। जो लीफ होती है, लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का मेन एरिया वही होता है।
फोटोसिंथेसिस वहीं पे होता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो उसमें एक ही सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में इतना ही। आप लोग पढ़ना घर पे, ठीक है, रिवाइज करना, एनसीईआरटी को रीड करना, और जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत पूछना आके, ठीक है, कमेंट करना है फिर यहाँ आके पूछना।